आर्टिकल 13 के अंदर में नहीं आता। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलता है, डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ नहीं बोलता। वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में होता है, जुडिशरी के लिए है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जुडिशरी उसको एनालाइज करता है अपने हिसाब से। Constitutional provision for कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये आर्टिकल 13 बेसिकली डील करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस चीज का, कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या, मतलब देयर शुड बी ए प्रोविजंस फॉर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। हाँ किस कहाँ पर, हाँ क्या दिया था उसमें,
नहीं नहीं, वो तो जजमेंट, जो जजमेंट पर जजमेंट बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डाले गए, जैसे कि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट वाला आर्टिकल 223। हाँ, अभी रिसेंटली हुआ था ना कि दिल्ली गवर्नमेंट को जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, तो फिर उस प्रोविजंस को भी हटा दिया, ऑर्डिनेंस इशू कराया 223 के अकॉर्डिंग। कंक्लूजन क्या आया वो नॉर्मली बोल दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को, मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया और ऑर्डिनेंस लाने के बाद ऑलमोस्ट चेंज ही कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था उसको होल्ड कर दिया। समझ रहे हो ना? तो दैट वाज द रिगार्डिंग दिस वन। ठीक है, कौन सा? हाँ, वो रहता ही है उस पे। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब इसको थोड़ा फंडामेंटलाइज पहले खत्म हो जाए तब। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो देखो। सो फंडामेंटल राइट्स। सो हमने क्या देखा, सबसे पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या है, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में, तो सबसे पहला क्या था हमारा, कौन सा केस था? यस, शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल कौन सा ईयर? 1951। ठीक है, दूसरा केस क्या था? गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। एंड फिर उसके बाद क्या था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या चेंज किया? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 डाला गया एंड 368 क्लॉज 2 बेसिकली। ठीक है, दो चेंज किया। इसके बाद क्या आया? केशवानंद भारती केस, केशवानंदा भारती, भारती केस कौन? ठीक है, समझ में आया? चलो, तो दैट वाज द शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, 24th, केशवानंद भारती। अब देखो, ये जो जितने भी केसेस थे जो अभी जो रिजॉल्व हुए थे, मतलब ये जो स्टार्ट हुए थे, इनिशिएट हुए थे, अभी तक केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि भाई जो पावर है, जो पावर है मतलब कि आप कर सकते हो अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू कैन चेंज द फंडामेंटल राइट आल्सो। बट क्या बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ठीक है, यू कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रोविजंस। गेटिंग इट? तो सुप्रीम कोर्ट को, मतलब गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये मतलब क्या है, कैसे कैसे चीजें होगी, रिजॉल्व कैसे होगा, मतलब गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई बता दीजिए कौन कौन सा आर्टिकल है, मतलब कौन कौन सा प्रोविजन है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आएगा, उसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारा चेंज कर देंगे। दैट शुड बी द प्रोविजंस इन द केशवानंद भारती केस। अब ये चीजें बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, आप पहले अमेंडमेंट करो, फिर हम लोग देखेंगे कि वो अमेंडमेंट चेंज करने लायक, मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कि नहीं। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा देन वी आर गोइंग टू मतलब डू द जुडिशियल रिव्यू, अगर नहीं है तो ठीक है, चलता रहे, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये चीजें थी जो सुप्रीम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये इस तरह का प्रोहिबिट किया कि नहीं, इस तरह की चीजें, मतलब आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुप्रीमेसी दिखाया यहाँ पर केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट पॉइंट लिख। आफ्टर केशवानंद भारती केस, आफ्टर केशवानंदा भारती केस, Supreme Court, after Keshwananda Bharati case, Supreme Court has taken a firm stand
has taken a firm stand on the firm stand on the basic structure doctrine, on the basic structure doctrine and basic structure will be evolved, and basic structure will be evolved as cases per cases basis, and basic structure will evolve as cases per cases basis. ठीक है, full stop. After Keshwanand Bharti case, the Parliament of India, in order to neutralize the provisions of the judicial innovations, they brought the Indian Parliament added Article 368. The Indian Parliament added Article 368, Clause 4, 368, Clause 4, and 368, Clause 5. 368 Clause 4 and 368 Clause 5. अच्छा देखिए, इसमें आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 को ऐड किया और क्या बोला? 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 में बोला कि एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 will not be a law under Article 13, and no parliament has right to interfere in any amendment done under Article 368. No Supreme Court, no court has right to interfere in any amendment done by the Parliament under Article 368. 368 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है तो उन अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पर क्या किया कि इवन पूरा का पूरा जो जुडिशियल रिव्यू है उसको ही क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने हटा दिया। मतलब जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में? दैट इज द प्रोविजंस डन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यही बदला गया। कुछ भी नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते। समझ में? लिख लो, क्या लिख, कहां तक लिखा था? हाँ, according to this Constitutional Amendment Act, according to this Constitutional Amendment Act is not a law, and no court can challenge, the constitutional amendment, and no court can challenge the constitutional amendment in any case by doing the judicial review,
and and parliament can amend anything, and parliament can amend anything in the constitution, and parliament can amend anything in the constitution by using article 368, by using article 368. ठीक है, समझ में? देख लो, नॉट अलाउ अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, चलो, तो ये क्या प्रोविजन था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 का, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, ये जो 40 एक्ट जो किया, ये नॉर्मली क्या किया, पूरी की पूरी तरह से ये जुडिशियल रिव्यू को ही क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, एंड दैट इज द बैड प्रोविजंस। नाउ इट हैज टू बी चेंज्ड, इसको चेंज करना पड़ा, एंड द चेंज हैज बीन डन इन द मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, मिनर्वा मिल केस अंडर आर्टिकल 1980s। ठीक है, क्या आया मिनर्वा मिल केस 1980 में? क्या हुआ? देखो, ये जो गवर्नमेंट ने जो किया था या पार्लियामेंट ने जो किया था, ये बहुत गलत था, क्योंकि इसमें जुडिशियल रिव्यू को ही हटा दिया, और जुडिशियल रिव्यू को हटाने का मतलब इट इज समथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को पावर ही नहीं रहा। नाउ सुप्रीम कोर्ट वाज वेटिंग फॉर सच केसेस, और वो केस आया कौन सा? मिनर्वा मिल केस 1980 में। सेम यही केस था, लगभग बेसिक स्ट्रक्चर का ही था, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 5 इज रबिश, मतलब ये गलत है, एंड इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको वायलेट किया है, एंड नाउ हेंस वी आर डिक्लेयरिंग दिस आर्टिकल, दिस अमेंडमेंट null and void by doing the provisions of basic structure of the constitution। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकर इसको null and void कर दिया। क्लियर? समझे? पहला अब बहुत दिन तक चला था ये। ठीक है, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट रिएक्टेड इन मिनर्वा मिल केस, सुप्रीम कोर्ट रिएक्टेड इन मिनर्वा मिल केस versus Union of India। Under this, Supreme Court stated that 368 clause 4 and 368 clause 5, 368 clause 4 and 368 clause 5 is rubbish, and hence they are unconstitutional and invalid। Unconstitutional and invalid because it violates the judicial review, because it violates the judicial review which is given under article 13, which is given under article 13। ठीक है, फुल स्टॉप। जुडिशियल रिव्यू is a basic structure, judicial review is a basic structure, and parliament cannot under article 368, and parliament cannot under article 368 cannot under article 368 amend or destroy its basic features, its basic structure। ठीक है,
नेक्स्ट, इसको जो जजमेंट इसने मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसी जजमेंट को फिर से रिपीट किया वामन राव केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस डालो, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। देखो, the Supreme Court adheres to the doctrine of basic structure. The Supreme Court adheres to the doctrine of basic structure and further classified that it would apply to constitutional amendment which has been enacted after 24th April 1973, after 24th April 1973। ठीक है, अब देखो समझो इसमें हुआ क्या। तो 1980s में तो मिनर्वा मिल केस हो गया था, 1981 में क्या हुआ, देखो प्रोविजंस ये था कि जब ये केस चला, जब ये बेसिक्स क्या कि बहुत सारे लोगों ने फिर किया क्या कि जितने भी पुराने जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने कर रखे थे, उन सारे अमेंडमेंट्स को लोग निकालना शुरू कर दिए और उसको कोर्ट में पीआईएल लाना शुरू कर दिया कि इसको भी देख लो, इसमें भी स्ट्रक्चर तो वायलेट नहीं है। ऐसे ऐसे करके कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस भर गए थे। कोर्ट ने सोचा ये तो हम लोगों ने खुद बवाल कर लिया। अब पुराने जितने भी केसेस थे वो सारे आना शुरू हो गए, गवर्नमेंट के भी हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। भैया अगर सारे केसेस का अगर रिव्यू करना शुरू करें तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, तो फिर इसको कैसे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक बहुत अच्छा रिलीफ दिया गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट को मतलब जितने भी केस थे ऐसे, वो बोल रहे थे, कोर्ट ने बोला कि जितने भी अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1973 से पहले किया गया है, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं करता। वी आर नॉट गोइंग टू डू द जुडिशियल रिव्यू। बट जितने भी केस 24 अप्रैल 1973 के बाद आएगा, वी आर गोइंग टू डू द जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि 24 अप्रैल 1973 को क्या रखा, एक कट ऑफ डेट रखा, दैट इज द कट ऑफ डेट। और ये कट ऑफ डेट ही क्या किया, बदला सारा। समझ में आया पॉइंट ये। हेंस लास्ट में लिख लीजिए 24 अप्रैल 1973 is a cut off date, and any amendment after this will be heard or accepted by the Supreme Court, and any amendment before 24th April 1973 and any amendment before 24th April 1973 will not be entertained by the Supreme Court.
ठीक है, अब क्या क्या था समझ में आया पॉइंट ये। तो दीज वेयर द इवोल्यूशंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात ये आई कि कोर्ट ने किस किस को बोला बेसिक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा लिख लीजिए। अभी तक का जजमेंट में कौन कौन से प्रोविजंस को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया, लिख लेके करके। सबसे पहला सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट सोवरेन डेमोक्रेटिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक comma republic nature of Indian polity, sovereign democratic comma republic nature of Indian polity। nature of Indian polity। next secular feature of the constitutions, secular feature of the constitutions। next separation of power between center and state, separation of power between center and state। next federal character of the constitutions, federal character of the constitutions। next unity and integrity of the nation, unity and integrity of the nation। next welfare state, welfare state। next judicial review, next freedom and dignity of the individual, freedom and dignity of the individual। next parliamentary system, next rule of law, next balanced nature of DPSP and fundamental rights, balanced nature of DPSP and fundamental rights। next principle of equality, next free and fair elections, next independence of judiciary, next limited power of parliament to amend constitution, next effective use of justice, next power of Supreme Court under Article 32, power of Supreme Court under Article 32। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए।
एक बार देख लीजिए सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है सारा। ठीक है, चलो। हाँ, ऐसे वो याद रखो ना, ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन याद रखो, किसमें क्या किया गया था, किसमें क्या जजमेंट था, बस वही याद करना, ये लिखना होगा। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर वैसे याद रखो, नॉर्मली याद भी रहेगा, आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये चीज है तो इम्पोर्टेंट है ना, ये नहीं ये होना ही चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर में होगा, वैसे करके याद रखो। हाँ, ये केस बाय केस आया था, तो इसमें आपको केस बाय केस याद करने की जरूरत नहीं है, वो केस बाय केस आपको याद भी नहीं करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। तो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। एंड आर्टिकल 33, 34 एंड 35 ये क्या है? प्रोविजंस है। ठीक है, क्या है देखा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे याद कर लो। इसमें आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ठीक है, ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इसको आप एक निमोनिक याद रखो, EFEREC। दूसरा है आर्टिकल 19 टू 22, ये क्या है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट 23, 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। 25 से लेके 28 क्या है? 25 से लेके 28 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। EFER, तो आर तो नहीं आ रहा ये, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, EFER, EFER ये हो गया, आर यहां होना चाहिए, समझ में आया? तो कभी अगर कंफ्यूजन हो गया तो ध्यान रखना ये रहेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या? रिलीजियन। यस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। समझ में आ रहा है ना कहां से मिक्स होगा, कैसे करेक्ट हो गया ये? EFER, EC, अब E आया तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन सा? 29, 30। ठीक है, नेक्स्ट 31 तो नहीं है, बट 31A, B और C है, ये है DPSP से रिलेटेड प्रोविजंस। क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे जब DPSP करेंगे तब। तो 31A, B एंड C, उसके बाद क्या है? 32 क्या है? राइट
टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। एंड यहां पर आएगा आपका 32 हो गया। नाउ 33, 34 एंड 35, तो 33, 34 एंड 35 ये क्या है, प्रोविजंस है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द आर्म फोर्सेस, ठीक है, मार्शल लॉ रहा तब, एंड पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 35। इसमें क्या है, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 30। क्लियर, बना लो इस डायग्राम को। कौन सा 23, 24, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये दोनों इसी के अंदर में आएगा। ठीक है, चलो देखो, तो दिस वेयर द, इसको थोड़ा याद रखना।
चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल, पहले राइट टू इक्वालिटी। So, right to equality, कौन सा आर्टिकल? 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? क्या? यस, प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, prohibitions of discriminations on the basis of religion, race, caste, sex and place of बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट 16 क्या बोलता है? यस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक employment, and there should be no discriminations on the basis of, and there should be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, descent and residence। ठीक है, ये रहा 16। तो इसमें क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस, ये भी होगा। नेक्स्ट 17 क्या बोल रहा है? Abolition of untouchability, abolition of abolition of untouchability। ठीक है, एंड 18 क्या होगा? abolition of titles। ठीक है, लिख लो एक बार फटाफट। ठीक है, चलिए एक एक करके समझ लेते। पहले सबसे पहला क्या बोला? इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है इसका प्रोविजंस का। जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन एक बार निकाल लीजिए, ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है।
देखो देखो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो हमने बताया, सबको समझ में आया कि लॉ के सामने सब क्या होगा, बराबर होगा, कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा। और स्टेट किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि वो बड़ा है और ये छोटा है। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑन डन बाय द स्टेट। तो स्टेट इसके विषय में नहीं करेगा। बट ये प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस किया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके अंदर में कुछ डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स क्या है कि हर कोई को अगर आप इक्वल ट्रीट करोगे तो कुछ जो छोटे होंगे, जो कमजोर लोग होंगे, उनका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आर गेटिंग मी? तो वो क्या होंगे, डिमेरिटेड होंगे। दैट विल कॉज कि इनके संग क्या होगा, प्रॉब्लम हो रही है, इनके संग डिमेरिट्स होगा। इनको हो सकता है ये कमजोर होने के चलते अगर इक्वल ट्रीट करोगे तो दे विल बी सम वे और अदर, उनको उस तरह से वो राइट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। तो इसके अंदर में जो डिमेरिट है उसको सॉल्व किया गया इसके अंदर से, इसको लाकर, माने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ठीक है, चलो सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, बट देयर शुड बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने अगर कोई कमजोर गरीब है तो उसको हम लोग थोड़ा रिजर्वेशन देंगे सो दैट उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके, और जितना जो अनइक्वल है उसको भी हम लोग इक्वल के पोजीशन तक लाएंगे एंड देन वी विल ट्रीट देम इक्वली। तो ये प्रोविजंस क्या बोलता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल करके क्या बोलता है कि देयर शुड बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो होगा, बट उसके संग हम लोग इक्वालिटी बिफोर या इक्वालिटी बिफोर लॉ भी होगा उसका। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से, और ये जो प्रोविजंस कहां से लाया गया है, ये लाया गया है यूके से। क्लियर है, समझ में है? चलो थोड़ा लिख लो, जो बच्चे ऑनलाइन है क्लियर है सबको? ठीक है, लिखो थोड़ा। आर्टिकल 14 of the Indian constitutions, article 14 of the Indian constitutions states that states should not discriminate among the persons, and rather state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. Here the term equality before law has British origin, which states that there should be no privileges, in favor of any person
in favor of any person, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रिविलेजेस किसी को नहीं होगा। सेकंड, all the people या all the person should have equal subjections, all the person should have equal subjections to the law, and no person whether rich or poor is above the law, whether rich or poor is above the law। ठीक है, समझ में ये बोल रहा। However, the second provisions that is the equal protection of law, however the second provisions that is the equal protection of law states that equal should be treated, states that equal should be treated equality, equal should be treated equally। Second, like should be treated alike, like should be treated alike, A-L-I-K-E, alike, alike। And the similar application of law under the similar circumstances, similar application of law under similar circumstances। ठीक है, समझ में आया? दैट इज द प्रोविजंस। नेक्स्ट, तो ये क्या बोल रहा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम लिखें इसी के अंदर में आर्टिकल 14 has certain exceptions, article 14 has certain exceptions, like number 1, there can be exceptions or immunities for the President of India, for the immunities, IMMUNITIES, immunities for the President of India, comma, governor, comma, member of parliament, and other designated persons or agencies, which is notified by the constitutions,
or the law. ठीक है. However, Article 14, Article 14 provides, Article 14 provide exceptions that the government can make special provisions, for the women's or children, or weaker sections of the society, or weaker sections of the society. ठीक है, फुल स्टॉप. समझ में? दैट इज आर्टिकल 14. नेक्स्ट कैन पढ़िए जरा. बहुत सारा पॉइंट समझ में नहीं है. हाँ, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर में. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब क्या बोल रहा है कि स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. किसके बीच में? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये वाला ऐसे कर याद करो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. इन बेसिस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा. ठीक है, लिखा क्या है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं. बोला है कि प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. दूसरा, no citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or subject to any disability, liability, restrictions or conditions with regards to number A, access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment. ठीक है, मतलब बकायदा देखो उन्होंने लिख दिया है इसके अंदर में. तो पहले हुआ करता था ना ये सब चीज, बकायदा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब कुछ कि क्या क्या आपको नहीं करना है. दूसरा, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक. ठीक है, उसको भी आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. थर्ड, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन. विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस आदमी स्टेट क्या कर सकता है, बना सकता है. ठीक है. Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and the scheduled tribes. ठीक है, समझ में आया पॉइंट ये? That is under article 15. अच्छा, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में एक पॉइंट अलग है. नथिंग इन दिस क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes. समझ में आया? ये रिसेंटली जो ऐड किया गया था, socially and educationally backward classes, ये कब डाला गया था? That is this one of the citizen for the scheduled caste and scheduled tribes. देखो SC ST के लिए यहाँ पर डाला गया आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, और उसके बाद देखो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में क्या डाला गया? Nothing in this article or in sub clause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for the scheduled caste or scheduled tribe insofar as such special provisions relate to their admissions to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30. ठीक है. नेक्स्ट क्लॉज 6 बोलता है
nothing in this article or sub clause G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state from making, number A, any special provisions for the advancement of any economically weaker section, EWS होता है ना, economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 and 5. ठीक है, ये वाला तो इसको भी आपका प्रोविजंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, any special provisions for the advancement of any economically weaker section of the citizen other than the classes mentioned in clause 4 and 5 insofar as such special provisions relate to their admissions to the educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30, which is in the clause of case of reservation would be in addition to the existing reservation, reservation का है as per 10% of the seats। समझ में आया? देखो इसमें क्या बोला है आमतौर पे, नॉर्मली आर्टिकल 15 क्या बोलता है, देयर शुड बी प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट इसके साथ साथ एक्सेप्शंस भी दे रखा है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से लेकर 6 तक, 15 क्लॉज 6 तक क्या बोला है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, किसको, विमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए एंड इवन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हो। अगर स्टेट चाहेगा तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर देम। ठीक है, लिख लीजिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। अच्छा लाइक अलाइक नहीं समझे, देखो थोड़ा समझ लो इसमें। लाइक अलाइक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आदमी बराबर है, इक्वल है, ठीक है, तो उसको इक्वल कंडीशंस में हम लोग इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। मतलब जो बराबर है, ये भी करोड़पति है, ये भी करोड़पति है, तो दोनों को इक्वली ट्रीट करो तो कोई बात नहीं है। बट ये आदमी रोडपति है और ये करोड़पति है और दोनों केस में लड़ रहे हैं, तो ये तो राम जेठमलानी नहीं, मतलब बहुत बड़े वकील को लाएगा और ये तो किसी को उसके पास होगा ही नहीं कोई वकील लाने का पैसा, तो कोर्ट इसको पैसा देगा वकील लाने के लिए। इट मींस दोनों को इक्वल सर्कमस्टेंसेस में रखा जाएगा, देन वी विल ट्रीट देम इक्वली। मतलब जो बराबर है उसको तो बराबर ट्रीट करेंगे, बट जो अनइक्वल है उसको पहले इक्वल के पोजीशंस में लाएंगे, देन वी विल ट्रीट देम इक्वली। समझ में आया? हाँ, तो इस प्रोविजंस के तहत आप समझ लो कि जो बराबर होगा उसको बराबर ट्रीट करेंगे और जो बराबर नहीं होगा उसको बराबर ट्रीट नहीं करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो बराबर है वो इक्वली ट्रीट होगा, जो बराबर नहीं है वो इक्वली ट्रीट नहीं होगा। उसको थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज देंगे, उसको हम वकील प्रोवाइड करा देंगे। देखो ना, होता है ना, जैसे गरीबों को दिया जाता है थोड़ा सा, एससी एसटी कम्युनिटीज को भी दिया जाता है थोड़ा रिजर्वेशंस, तो इट इज जस्ट टू ब्रिंग देम इक्वल के स्टेटस तक लेकर आने के लिए। समझ में है ऐश्वर्या? और दैट इज लाइक और अलाइक वाला पॉइंट। ठीक है, तो लिख लो इसको, आर्टिकल 15 लिखो। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस states that the state shall not discriminate, the state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, on ground only of religion, comma race, comma caste, comma sex, comma place of birth, or any of them, be subject to any disability, comma liability, or any restrictions, ठीक है, फुल स्टॉप। Nothing in this article
nothing in this article prevent the state, nothing in this article prevent the state from making any special provisions, from making any special provisions for women's and children, for women's and children, as well as for the SC, as well as for the SC and ST communities, as well as for SC and ST communities. As well as economically weaker section of the society, as well as economically weaker section of the society. It means Article 15, it means Article 15 deals with the provisions, it means Article 15 deals with the provisions for the reservations, deals with the provisions for the reservations. ठीक है, समझ में आया? तो दैट इज आर्टिकल 15. नेक्स्ट आर्टिकल 16. देखो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, सिंपल सा है. ये बोलता है जनरल केसेस में और ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के केसेस में. बोलता है कि 16 equality of opportunity in matter of public employment, there shall be equality of opportunity for all citizen in matter. अच्छा देखो ये सिटीजन के लिए, ठीक है. अच्छा एक चीज आप लोग लिख लो, सारे फंडामेंटल राइट सबके लिए नहीं है, ठीक है. कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन के लिए. कौन कौन सा? जैसे 15, 16, 19, 29 एंड 30. ये जो फंडामेंटल राइट्स है इट इज ओनली फॉर सिटीजन. एंड इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सबके लिए, ठीक है. 15, 16, 19, 29 एंड 30, 1, 2, 3, 4, 5 फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा. ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है. स्टेट के अंदर में कोई भी किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट और मतलब एम्प्लॉयमेंट, उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. किस बेसिस पर? नो सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट. अच्छा डिसेंट और रेसिडेंस ये दो अलग डाला गया है, 15 में नहीं था, इसमें है, ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान रखना. डिसेंट और रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट. ये देखो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये राइट है, और 3 से लेके बाकी सारा वो क्या है? एक्सेप्शंस है. क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of India or any local government authority within a state or union territories, any requirement as to residence within that state or union territories prior to such employment or appointment. ठीक है, वो नहीं होगा. Next, nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई कम्युनिटीज किसी भी सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है या वहां पर नहीं है ज्यादा, तो उसके लिए स्टेट क्या कर सकता है? रिजर्वेशन कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें. दूसरा, nothing in this article shall prevent the state from considering any unfulfilled vacancy for a year वो reserve for being filled up in that year accordance with the provisions of reservation made under clause 4. तो अगर कोई रिजर्वेशन का ही मसला हो पीछे अपॉइंटमेंट का, उसमें भी अगर मान लो बढ़ता जा रहा है तो उसमें भी उसी कम्युनिटी के लोगों को भर्ती किया जाएगा, दूसरे कम्युनिटीज का नहीं.
नेक्स्ट आर्टिकल 5 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provide that the incumbent of a office in connections with the affair of any religious such हाँ ये देखो इसमें बोलता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में कि स्टेट अगर चाहे तो देयर कैन बी ए पोस्ट विच कैन बी बेस्ड अपॉन रिलीजियन। मतलब आप बोल सकता है कि आपका ये रिलीजन होगा तो ही आपको हम अपॉइंट करेंगे इस पोस्ट के लिए, ये भी हो सकता है। जैसे मिलिट्री का होता है ना, पंडित जी लोग होता है, मिलिट्री का मौलवी साहब भी होता है, मिलिट्री का फादर भी होता है अपना, उन लोग का अपना चर्च मस्जिद सब कुछ होता है अलग अलग। अब वहां पर तो कोई मस्जिद में कोई पंडित जी को बैठाएगा नहीं और मंदिर में कोई मौलवी साहब को नहीं बैठाएगा, तो उसके लिए स्पेशल अलग से एक रिक्रूटमेंट आती है। तो आर्मी में भी होता है, ये अलग से उनका होता है सब कुछ, ठीक है। तो उस पोस्ट के लिए अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो गवर्नमेंट लिख सकता है कि हाँ उसके पोस्ट के लिए हमें ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोग चाहिए, ठीक है। तो यही बोलता है आर्टिकल। तो अगर कभी आ जाए कि क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है क्या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो कर सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है, समझ में। Next, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any economically weaker section। ये 6 clause 6 डाला है economically weaker section of societies के, ठीक है। चलो लिख लो थोड़ा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 of the Indian constitutions, Article 16 of the Indian constitutions deals with the provisions of equality of opportunity in matter of public employment, full stop। there shall be equality of opportunity for all citizen in matters relating to employment or appointment any office under the state। Next, no citizen on ground only of religion, race, caste, sex, descent, in respect of any employment or office under the state। However, Article 16 has certain exceptions। Like there can be reservations for SC and ST, ST and other backward classes
and even for the economically weaker sections, and even for the economically weaker sections of the society, economically weaker sections of the society. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ तस्लीमा, चेहरा उदास उदास टाइप का लग रहा है, ठीक हो ना? हाँ तो फिर जैसे जैसे लग रहा है आपका कोई खेत काट लिया है, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ तो फिर प्रेशर तो सबका रहता है। चलो तो क्या लिखा हमने, आर्टिकल 16 लिखो। आर्टिकल 16 ऑल्सो प्रोवाइड, आर्टिकल 16 ऑल्सो प्रोवाइड reservations, also provide reservations that government can, that government can even reserve certain post, even reserve certain post, or even ask for, or even ask for certain qualifications, even ask for certain qualifications, or even can restrict certain categories, can restrict certain categories, can restrict certain categories of jobs, certain categories of job, where a particular religion, where a particular religion or communities is required, where a particular religion or community is required for that particular post, for that particular post. ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट आता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो क्या बोलता है इसमें कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। देखो सिंपल सा बोलता है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी में किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस करता है दैट विल बी फॉरबिडन बाय लॉ। स्टेट तो करेगा ही नहीं अनटचेबिलिटी, बट किसी को अलाउ भी नहीं करेगा करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये इस जो अनटचेबिलिटी है ये स्टेट के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये कॉमन लोगों के लिए भी है कि आप भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करोगे। यहां अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि छुआ टच वाला नहीं, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह का उसके इनएजिबिलिटी, उसके प्रेजेंट स्टेटस को लेकर अगर कोई कर रहा है that also comes under the provisions of the untouchability। जैसे सपोज करो कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया है और उसको कोई हॉस्पिटल में लेकर आ रहा है और हॉस्पिटल वाला उसको मना कर रहा है कि हम नहीं लेंगे, दैट इज ऑल्सो ए कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस करता है then that will be forbidden by the law। क्लियर, लिख लीजिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 prohibits, article 17 prohibits any form of untouchability, article 17 prohibits any form of untouchability and its practice in any form, and its practice in any form is forbidden, is forbidden। full stop।
The enforcement of any disability, the enforcement of any disability arising out of untouchability, the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be a punishable offense, shall be a punishable offense, and untouchability has been restricted, and untouchability has been restricted or forbidden by Civil Right Act, or forbidden by Civil Rights Act. ठीक है, समझ में आया? दैट इज आर्टिकल 17. नेक्स्ट, अच्छा इसमें भी एक्सेप्शन नहीं डालते. नेक्स्ट आर्टिकल 18. आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल. मतलब स्टेट किसी भी तरह का टाइटल नहीं देगा, ना ही कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे कंट्री से कोई टाइटल लेगा. टाइटल माने डेजिग्नेशन, राय बहादुर, खान बहादुर, बाज बहादुर, इस तरह के टाइटल जो अंग्रेज दिया करते थे, उस तरह के किसी कोई भी टाइटल स्टेट नहीं देगा, ना ही कोई इंडियन सिटीजन कहीं बाहर से लेगा. ठीक है, समझ में आया? हाँ, एक्सेप्ट मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल वो गवर्नमेंट दे सकता है. तो अगर मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल है तो दैट कैन बी गिवन बाय द गवर्नमेंट. लिख लीजिए आर्टिकल 18. आर्टिकल 18 स्टेट्स दैट, आर्टिकल 18 states that states shall not confer, article 18 states that states shall not confer any form of title except military or academic title, except military or academic title shall be given to the state, shall be given to the citizen, shall be given to the citizen, and even no citizen of India shall accept any title from any foreign state, full stop. No person who is not, अच्छा देखो, इंडियन सिटीजन तो नहीं लेगा, वो तो कंफर्म है. अच्छा, अगर लेना होगा तो, अगर मान लो कि इंडियन सिटीजन, हाँ, तो और बाकी तो आजकल इंजीनियर ईआर लिख लेता है, कि सीए लिख लेता है, ऐसे करके. तो सब जैसे मान लो ब्रिटिशर्स में कोई टाइटल है, देखो, however, हाँ, however, no person who is not a citizen of India, however, no person who is not a citizen of India shall while he holds any office of profit, while he holds any office of profit, citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, except without the consent of the president,
एनी टाइटल from any foreign state, any title from any foreign state, ठीक है। आजकल इंजीनियर लोग भी लिख रहा है, उसमें क्या करना है, ठीक है ठीक है। तो हाँ क्या बोल रहा है, नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मान लो कोई ऐसा, तो नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of the president any title from any foreign state, ठीक है। तो ये कुछ चलो, तो ये कुछ प्रोविजन है आपके आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। एक्सेप्शन है, इसी में सिर्फ नहीं है, इसमें और 17 में नहीं है, ठीक है। मतलब पार्ट को मतलब हाँ हाँ वो तो वो करना ही पड़ता है ना, कभी कभी तो एक्सेप्शन डालना पड़ता है, ठीक है समझ में। तो दैट इज आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल, ठीक है। चलो आज यहीं तक रहते, नेक्स्ट जो है 19 से लेकर 22 विल टेक अप टुमारो, ठीक है। सबको जो बच्चे ऑनलाइन है क्लियर है सबको, एक बार देख के बताना। अच्छा एक छोटा सा डिफरेंस, एक टॉपिक है फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के बीच में। हाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसको देख लेते क्या है। हमने शायद आप लोगों को फेडरेशन के बारे में बताया था। फेडरेशन माने जहां पर स्टेट और सेंटर होता है, और जहां पर सेंटर के पास कुछ पावर होता है और स्टेट के पास कुछ पावर होता है, और स्टेट क्या होता है, फ्री होता है बहुत हद तक, रेसिडरी पावर उसी के पास होते हैं, ठीक है। ये है स्टेट और ये सेंटर। तो फेडरेशन में क्या होता है कि जो सेंटर, जो स्टेट क्या करता है, अपना अपना कुछ पावर देता है सेंटर को, और सेंटर बिकम वेरी पावरफुल। आउटर जो बाउंड्री होता है ये थोड़ा वीक होता है फेडरेशंस में, थोड़ा वीक होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आराम से जब चाहो छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका का जो फेडरेशन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आ तो सकते हो, जा नहीं सकते उसमें, हाँ, बट कुछ फेडरेशन के पावर इसमें दे रखा है, जैसे कि इनका अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इनका अपना सेपरेट सिटीजन भी इनका ही होगा, लैंड भी इनका ही होगा, रेसिडुअल पावर भी इनका ही होगा, ठीक है। ये सब कुछ दिए रखा है, फ्लैग भी इनका ही होगा। तो ये फेडरेशन का एक पावर होता है, ठीक है। वेयरएज यूनिटरी में तो पूरा उल्टा है, सब कुछ सेंटर का होगा। कन्फेडरेशंस का मतलब होता है कि कुछ कंट्रीज एक संग मिलके एक ग्रुप बनाए हैं फॉर सर्टेन बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स के लिए, और इनका जो आउटर बाउंड्री होता है बहुत ही वीक होता है, जो चाहे जिसको छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यूरोपियन यूनियन तो कुछ ब्लॉक नहीं है ना, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, जब चाहे तब छोड़ के हमारा मन है हम आके ज्वाइन किए, हमको मन नहीं हम जा रहे। जैसे ब्रेक्सिट, ब्रिटेन निकल गया। तो दिस इज द कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन में आउटर बाउंड्री बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, जरूरत नहीं है कोई वो ऐसा बात मानने का भी, सब अपना अपना फ्री है, इंडिपेंडेंट हो, जाकर छोड़ भी सकता है। फेडरेशन थोड़ा स्ट्रांग होता है और यूनिटरी थोड़ा और स्ट्रांग, मतलब लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर में, ठीक है। हाँ, केस अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इस केस बस याद रखो आप लोग, ठीक है ऐश्वर्या।
बस धीरे धीरे और ये केस को और भी पढ़ेंगे हम लोग, और भी केसेस में प्रोविजंस में केस आएगा सारा, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए आज यहीं तक रहते हैं।